गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी सेशन का जो आज से क्लास हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं उसमें। ये क्लास खास करके हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और एसएससी, जीडी और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि जहाँ भी ये वीडियो से आप देख रहे हों, वहाँ से अपने दोस्तों को और जिनको भी आपको लगता है कि उनको हिंदी का रिक्वायरमेंट हो सकता है किसी एग्जामिनेशन के लिए, उनको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कर दें या शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के स्लाइड में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। देखिए ये ऑनलाइन हिंदी का सेशन मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ, जो कि आपको पता ही है कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक है ईएससी अकेडमी और दूसरा है ईएससी ए जॉब फैक्ट्री। तो ये आपको ईएससी अकेडमी के चैनल पे मिल रहा है, जिस पे रिकॉर्डेड वीडियो मैं डालता हूँ और ईएससी ए जॉब फैक्ट्री पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव वीडियो सेशन के लिए मैंने उसको रखा हुआ है। देखिए, तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि आप लोगों को मैचिंग टेबल टाइप के कंटेंट के हिसाब से दिया है, जा ताकि आप कहीं से भी हिंदी पढ़ करके और इस वीडियो सेशन को देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा कि इससे आपका रिवीजन भी थोड़ा-सा बढ़िया से होगा। जैसे पूछ रहा था आपके पास कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को स्टूडेंट याद होगा कि जो अ से लेकर के, है ना? अ से लेकर के आपके पास कहाँ तक? री तक। अब ज़रा-सा जोड़ लीजिए आप लोग कि अ से लेकर री तक अपने अंगुलियों पर, ये कितने होते हैं? तो आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको शायद पता चलेगा कि 11 होते हैं, ठीक है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद होगा कि मूल व्यंजन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें वो सारे वर्ण आते हैं जो क वर्ग के होते हैं, च वर्ग के होते हैं, उसके बाद ट वर्ग के होते हैं, उसके बाद त वर्ग के होते हैं, उसके बाद प वर्ग के होते हैं और उसके बाद य-र-ल-व का जो पूरा परिवार होता है। तो आपको पता होगा कि क, च, ट, त, प ये तो 5 गुने 5 25 तो पहले ही हो गए। 25 पहले ही हो गए और य-र-ल-व का जो पूरा परिवार होता है, उसमें लगभग आपके पास अच्छे खासे कॉम्बिनेशन आ ही जाते हैं। तो ये जो मूल व्यंजन होते हैं खास करके, उनकी संख्या आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा आपके माइंड में, जो शायद आपको याद आ रहा होगा कि 33 होता होगा। ठीक है ना? आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जहाँ भी आप व्यंजन वर्ण का क्लास किए होंगे, वहाँ पे आप देखिएगा तो क वर्ग से लेकर के य-र-ल-व का पूरा परिवार आपको जोड़ करके शायद 33 के आस-पास आता होगा। फिर कह रहा है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हाँ, तो कुल व्यंजनों की संख्या जो आपके पास होती है, उसमें हम 33 प्लस ही ना सोचेंगे। यानी कि कुछ व्यंजन जो होते हैं य-र-ल-व के, उनको हम व्यंजन की तरह नहीं बल्कि उसको बहुत ही जोरदार व्यंजन की तरह मानते हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या 33 मानिएगा और कुल व्यंजन की संख्या जब जोड़िएगा तो उसमें आपको य-र-ल-व का भी पूरा जुड़ जाएगा और क से लेकर प तक का पूरा वर्ग कॉम्बिनेशन काउंटिंग करने के बाद 39 आएगा। अनुप्रस्थ व्यंजन आप सबको याद होगा शायद कि य, र, ल और व जो होते हैं आपके पास। य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। तो ये 4 जो होते हैं उनको कहा जाता है आपका शायद अंतस्थ व्यंजन। इसी वजह से इनको हम लोग 4 संख्या बताएँगे। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है ना? जैसे देखिए तालव्य श आपके पास है जिसको उच्चारण करने में थोड़ा-सा घर्षण भी होता है आपके साउंड का, उन सभी को कहते हैं। तो ये जो आपके शायद कॉम्बिनेशन में जो आता है ये सब स वगैरह तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य ष, ह, इन सभी के उच्चारण में थोड़ा-सा साउंड अंदर में टकराता है, तो इनकी संख्या भी आपके पास में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है आपके पास में कि खास करके जिसका निर्माण 2 व्यंजनों से होता है, जैसे क और श को मिला के छ बनता है। ठीक है ना? उसी तरह से शायद त और री को मिला के त्र बनता है। तो इसी वजह से शायद संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको कितनी बतानी पड़ेगी? तो 2 बतानी पड़ेगी। अयोगवाह वर्णों की संख्या, तो आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, ये भी आपके पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें शायद आप लोग जानते होंगे कि अ और औ को शायद रखा जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। हिंदी वर्णमाला की कुल वर्णों की संख्या अगर पूछेंगे, तो इसमें आपके पास टोटल हो जाएगा आपके पास 11 स्वर, फिर आपके पास 39 व्यंजन, तो ऐसे ही मोटा-मोटी मिला कर के तो आपको 50 हो गया, ठीक है ना? फिर ये अयोगवाह वर्ण जो आपने है, ये 2 जोड़ना है, तो आपके पास टोटल हो जाएगा कितना? 52। तो इसका आंसर होगा हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या 52। चलिए, ठीक है? अब देखिए यही चीज़ को मैंने यहाँ भी स्लाइड में रखा है कि आप एक बार खुद से बनाइए, दूसरा जगह आंसर मैच करना पड़ेगा, तो आंसर ऊपर में दिया गया है उसी का, है ना? आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाला स्लाइड मैंने रखा था, कुछ भी चीज़ आपको समझाना पड़े तो मैं यहाँ पे बता पाऊँ। तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं।
हम लोगों को पता चला कि स्वर वर्ण की संख्या आपके पास जो होती है वो होती है कितनी, 11 होता है। इसमें टोटल हमारे पास वो सारे टर्म्स आते हैं जो अ से लेकर के कहाँ तक आते हैं, री तक आते हैं। अ से लेकर के कहाँ तक, री तक आते हैं। अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण में हमारे पास में वो सारे टर्म आते हैं जो कि हम लोग पढ़े थे, ककहरा जिसको बोलते थे। क वर्ग होता था आपके पास, च वर्ग होता था आपके पास, ट वर्ग होता था आपके पास, त वर्ग होता था आपके पास, और आपके पास में कौन होता था, प वर्ग होता था। तो इन सब को, इस शब्दों को हम लोग मानते हैं क्या चीज, कि ये सब आपके पास में व्यंजन वर्ण हैं जो कि मौलिक हैं। तो क, च, ट, त और प। उसके बाद इसमें टोटल संख्या आपके पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यरलबा के कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो यरलबा के कॉम्बिनेशन में जब आएंगे तो इनकी संख्या आपके पास हो जाती है कितनी, आप देख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं अगर आप बचपन में पढ़े थे और भूल गए हैं तो। य र ल हो गया, तलब व हो गया, तलब विषय हो गया, दंत स हो गया, मूर्धन्य ष हो गया, उसके बाद ह हो जाएगा, उसके बाद छ हो जाएगा आपके पास में, त्र हो जाएगा और ज्ञ हो जाएगा। आप काउंटिंग कर सकते हैं तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 है इनकी संख्या। तो इस तरह से आप कैलकुलेट जब करिएगा तो 5 1 6 और 2 1 3 36 के आसपास आता है। ठीक है ना। इसमें मूल व्यंजन जो होते हैं आपके पास में वो आपको माने जाते हैं, शायद इसमें त्र और ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो इन दोनों को हटा सकते हैं, छ त्र को, इन तीनों को हटा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास में हो जाएगा, इन तीनों को माइनस करने पर कितना, 33 के आसपास। चलिए, बाकी हमें पता है कि अब इसी में से य, र, ल और व जो होते हैं आप लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको बोला जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन। तालव्य श, मूर्धन्य श और आपके पास में ह, इनको मिला दीजिएगा तो ये आपके पास में चले जाएंगे किसमें, उसमें व्यंजन में, क्योंकि उच्चारण में क्या होता है, अंदर में साउंड का थोड़ा सा टकरावट होता है। और छ और त्र को माना जाता है कि ये दो चीजों से बनते हैं, क और स से और त और र से, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो ये आपके पास में खास करके एक बेसिक है जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अच्छा इस तरह से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब कह रहा था आपके पास में कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तो हमें पता है कि दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण से ज्यादा समय लगता है। ठीक है। और यहाँ पे पूछ दिया है आपके कि जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूत स्वर, प्लूत स्वर बोलते हैं। यानी कि आंसर आपके पास इसका आने का चांस हो गया ई। आगे करा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहिएगा, तो आप खुद ही सोचिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को तो वर्ण ही कहेंगे ना, है ना। चलिए, स्वर और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो व्यंजन और स्वर, यानी कहना चाह रहा है आपके पास में क्या, कि मान लेते हैं कि आप आधा क के साथ अ मिला दीजिए, तो ये हो गया आपके पास में क्या, व्यंजन। और ये जो अ हो गया वो हो गया स्वर। अब इन दोनों को मिलाने से निर्माण होता है क का, और क जो है वो क्या है, एक अक्षर है। तो आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर वर्ण कहते हैं तो स्वर और व्यंजन के मेल को अक्षर कहिएगा। ठीक है। आगे कह रहा था कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संस्कृत की भाषा में लकार वगैरह, और जो अब हिंदी में बोलेंगे तो इसको मात्रा कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इसको हम छोटी मात्रा बोलते हैं और इसको एक ही बड़ी मात्रा बोलते हैं, है ना। चलिए, तो यही बात करा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, देखिए अ के उच्चारण में कम समय लगता है और ई के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। अगर इसको दीर्घई लिखना है तो ऊपर आपको इस तरह से चंद्रबिंदु टाइप का हल्का सा शेप देना पड़ता है, जो चंद्रबिंदु को थोड़ा सा हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं। तो स्वरों को जहाँ लगने वाले समय को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मात्रा बोल रहे हैं। तो इसका आंसर आपके पास एफ आएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए, भाषा का मतलब क्या है कि हम कुछ बोलें और आप समझ जाएं। जैसे मैंने कहा कि इधर आओ, तो इधर आओ का मतलब दो शब्द है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलेंगे लाओ, आओ, जाओ, तो ये कम से कम आपके पास क्या हो रहा है ना, कि जाओ में दो आपके पास कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, किसके, अक्षरों के। और दो अक्षरों के मिलने से जो सार्थक आपको अर्थ में निकलता है उसको हम शब्द ही ना कहते हैं। तो भाषा की सर्वाधिक लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहेंगे। कि कम से कम इतना तो भाषा का प्रयोग होना ही चाहिए कि कम से कम शब्दों की बात करें, या कम से कम लैंग्वेज की बात करें, कम से कम साउंड की बात करें, जिससे आदमी समझ जाए किसी चीज को, तो शायद वो शब्द होंगे।
लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह, सीधे-सीधे कहिए ना कि जितने भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इन सब का व्यवस्थित अध्ययन करना वर्णमाला के अंतर्गत सिखाया जाता है, तो इसका आंसर डी आने का चांस है। सीधे-सीधे बोलना है कि व्यवस्थित समूह का ही दूसरा नाम क्या चीज़ है भाई? तो वर्णमाला है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको दिया गया है, मैच करके देख लीजिए। एक का आंसर ई रखा गया है, कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को मैंने कहा क्या बोलना है? वर्ण बोलना है। तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया। स्वर और व्यंजन स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। है ना? एग्ज़ाम्पल आपको मैंने दिया था ना, आधा क और अ को मिला के पूरा क बनता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय को ही हम उस स्वर मतलब कि उस इकाई का मात्रा बोलते हैं, और भाषा की सर्वाधिक लघुत्तम इकाई को हम शब्द का नाम देते हैं। उसके बाद था कि व्यवस्थित समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है, तो इसको हम वर्णमाला कहेंगे। चलिए एक बार फिर से यहाँ से समझिएगा कि वर्णमाला का मतलब क्या सीखे आप? तो देखिए, आपने सीखा यहाँ से कि वर्णमाला का मतलब होता है आपके पास वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णमाला, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाता है आपके पास कि चिन्हों का या वर्णों का सार्थक समूह होता है, सार्थक समूह होता है। चलिए, तो ये सार्थक समूह होता है, हम सबको ये पता चला। फिर हम लोगों ने यहाँ से वर्ण की परिभाषा पढ़ी कि वर्ण जो होता है आपके पास में, वो क्या हो जाता है भई? लघुत्तम इकाई होती है। लघुत्तम इकाई होता है। वर्ण जो होता है लघुत्तम इकाई होता है। चलिए, उसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पे क्या चीज़? अक्षर, ठीक है? अक्षर क्या होता है? तो अक्षर आपके पास जो हो जाता है, ये भी लघुत्तम इकाई ही होता है, लघुत्तम इकाई होता है। दोनों में फ़र्क आपके पास में क्या था? कि ये जो होता है ये व्यंजन और प्लस स्वर को मिलाने से बनता है, और ये आपको सिर्फ़ स्वर अलग से बोल सकते हैं। जैसे स्वर वर्ण की संख्या पढ़े थे 11 और व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या पढ़े थे 39। ये व्यंजन और स्वर को अलग-अलग बोलना हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर की श्रेणी में रखते हैं, और जब हम लोग व्यंजन और स्वर को मिला कर के चीज़ों का निर्माण करते हैं, उसे वर्ण कह सकते हैं। फिर आपने शब्द जो पढ़ा था वो था आपके पास में कि शब्द जो होते हैं ये वर्णों का मेल से बनते हैं, ठीक है ना? शब्द जो होते हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं, ये वर्णों का मेल होता है, और वर्णों का ऐसा मेल होना चाहिए जो सार्थक मतलब मीनिंग दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ वर्णों का मेल होता है बस, नहीं तो वर्णों का सार्थक मेल होता है। और शब्द जो होता है वो भाषा को व्यक्त करने का सबसे छोटा इकाई होता है। तो भाषा को व्यक्त करने का यानी भाषा की आप कह सकते हैं लघुत्तम लघुत्तम इकाई होती है। चलिए, इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा अभी सेकंड स्लाइड में। देखिए, आपने जो उधर पढ़ा था वही चीज़ यहाँ मैंने फिर से लिख दिया है, कि आप ही बताइए कि यार-लव को कौन-सा व्यंजन पढ़ाए थे आपको? तो आपको याद होगा कि भई यार-लव को अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़ाया था, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है मान लीजिए, यहाँ पे त लिखना चाह रहे हैं भाई साहब। तलव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और ह, इनके उच्चारण थोड़ा-सा आपको ज़्यादा समय लगता है। ये उच्चारण में घोष करते हैं, मतलब कि थोड़ा-सा रिपिटेशन साउंड का अंदर-अंदर लगता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है आपके मुँह के अंदर, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो आप इसको ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन सभी का जब हम लोग निर्माण करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि छ का उच्चारण क और श से होता है, और त्र का उच्चारण अलग-अलग कॉम्बिनेशन से होता है, 2 व्यंजन के मिलने से होता है, और जब 2 व्यंजन को मिलाने से निर्माण होता है, इनको संयुक्त व्यंजन का नाम देना पड़ता है। अब देखिए ए का यूज़, ऐ का यूज़, ओ का यूज़, औ का यूज़, इनका जब प्रयोग करते हैं तो इनका भी निर्माण हमारे 2 स्वर को मिलाने से होता है। जैसे ए का यूज़ हम लोग करते हैं तो अ के साथ में ह्रस्व ई को मिलाने से बनता है ना? अगर ऐ का यूज़ करते हैं आप लोग तो इसमें आपको क्या करना, अ के साथ दीर्घ ई का निर्माण करना पड़ता है मिलाने के बाद। तो इस तरह से आपका निर्माण होता है, तो इसको हम लोग संयुक्त क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। 2 स्वरों से मिलके बना है तो संयुक्त स्वर बोलिए। अब यही चीज़ यहाँ पे आंसर फॉर्मेट में आपको दिया गया है कि यर लव को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कह रहे हैं। तलव्य श, मूर्धन्य ष, दंड श और ह को हम लोग बोलते हैं थोड़ा-सा उच्चारण और ऊष्मा
इसमें होता है मुंह के अंदर उत्पन्न, इसलिए उष्मा व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पे उष्मा व्यंजन लिखा गया, लेकिन बोलना क्या है, उष्म व्यंजन बोलना है। यहाँ पे आकार को हटा दीजिएगा। और छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन सभी का निर्माण जनरली होता है दो व्यंजनों के निर्माण से, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलिएगा। अ का यूज, ए का यूज, ओ का यूज, औ का यूज जब प्रयोग करते हैं तो इनका दो स्वरों के मिलने से निर्माण होता है, तो इनको संयुक्त स्वर बोलिएगा। चलिए, तो यही चीज यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाने के लिए रखा था स्लाइड। नेक्स्ट देखिएगा, लिख रहा था आपके पास में क का आपके पास परिवार और ह, इनको हम लोग कंठ से उच्चारण करते हैं ना, कंठ से उच्चारण करते हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। क, ख, ग जब बोलिएगा थोड़ा सा लाउड, कभी भी शर्मा के मत बोलिए, एकदम बेझिझक बोलिए, तो आपको समझ में आएगा कि क, ख, ग, घ, हड़, ये सब जब बोलते हैं तो इसमें कंठ पूरी तरह से थोड़ा सा हमारा लाउड साउंड करके निकलता है आगे। तो इसका मतलब है कि कंठ से है तो कंठ व्यंजन बोलना पड़ेगा। आंसर आपको इसको सी करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा आगे, च, छ, ज, झ, य, यानी च का परिवार और य और श। तो च, तो य, देख रहे हैं ना, च, छ, य, मतलब श, मतलब श में लगभग एक ही तरह का सेंस आ रहा है आपके पास में। और शायद यहाँ से आंसर ही देख करके कर लेते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो क, ख, ग, घ, अंग, तो इसका मतलब होता है आपके पास क्या दिया है, सी दिया है, क्योंकि कंठ से उच्चारण हो रहा है तो कंठ व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ को हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया है, तालव्य दिया है। तो अगर हमें शरीर के अंग का तालु जो होता है वो कौन सा अंग होता है नहीं पता है तो नहीं याद रहेगा। इसलिए क्या कीजिएगा ना, कि जब भी आप लोगों को इसका उच्चारण का नासिका से, तालव्य से, दांत से, ये सब में जो जो कंफ्यूजन आपको होता है, खाली तालु ही आपको परेशान करेगा, बाकी में समझ में आएगा ही। तो तालु का मतलब होता है आपका क्या, तो देखिए उच्चारण करके जरा, च, छ, ज, जब आपका जो जीभ है ऊपर, आपके मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें टकराता है, उसको बोलते हैं तालु। तो तालु को उच्चारण करने में योग कर रहे हैं, संयोग उसका आ रहा है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहेंगे, तालु व्यंजन कहेंगे। ट, ठ, ड, ढ, न, आप ही बताइए, जब ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, सबका उच्चारण एक तरह से हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है ना, कि आपकी जो ध्वनि होती है वो पूरे मुंह में गूंज रही है, जैसे बोलिए ना ट, ठ, ड, लग रहा है कि अंदर कंठ के पास जाकर के साउंड बाहर आ रहा है, इस तरह से। तो इसलिए इनको बोला जाता है आपका क्या, मूर्धन्य व्यंजन। त, थ, द, ध, न, इनमें देखिए दांत बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है, त, थ, द, ध, न, यानी दांतों के बीच में जीभ आ रहा है बार बार, इसलिए इनको दंत व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ, म जब करते हैं तो इसमें दांत और होंठ थोड़ा पीछे चला जाता है, और आपका होंठ आगे आ जाता है ना, इसमें आपका जो है जीभ पीछे चला जाता है, दांत भी थोड़ा सा यूज कम होता है। प, फ, ब, भ, म बोल के देखिए, तो इसमें आपका होंठ आगे आ रहा है, इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहेंगे, बी होगा। आगे करा था आपके पास कि अंग, इया, न, उसके बाद न, उसके बाद म, इनमें हमेशा नाक का साउंड ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन बोला जाएगा। चलिए ठीक है, तो जब भी आपको उच्चारण करने में तकलीफ होता है तो आपको यही करना है। तो जल्दी से बता दीजिए, क्या पढ़े, नासिक के व्यंजन में कौन कौन आया जिसके उच्चारण में नाक का यूज होता है। तो नाक का योगदान कौन कौन कराता था आपके पास, जल्दी जल्दी कम से कम चार पांच सोचिए, तो आपको याद आएगा कि ईया, है ना, न, इसमें हो जाता है आपके पास में। तालु का मतलब होता है जब जीभ ऊपरी हिस्से में टच करता है ना, जीभ प्लस क्या चीज, ऊपरी हिस्सा, जब जीभ ऊपरी हिस्से को टच करता है तो इसको हम तालु व्यंजन या तालव्य व्यंजन बोलते हैं। इसका उच्चारण आपके पास च का परिवार था। चलिए, ओस्ट यानी होठ का प्रयोग होता था किस में, तो आपके पास होता था प का परिवार, है ना, प वाले वर्ग में होता था। कंठ का मतलब हो जाता है कि जब हमारा उच्चारण करने में कंठ का योगदान होता है, तो क का वर्ग था आपके पास में। चलिए, नासिका हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, है ना। उसके बाद और इसी तरह से हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था जो देख सकते हैं पीछे। नासिका हो गया, कष्ट हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, मूर्धन्य हो गया। हाँ, मूर्धन्य में थोड़ा सा परेशानी आपको लगता था, तो मूर्धन्य का मतलब मैंने क्या समझाया था, कि जब उच्चारण करने में, है ना, मूर्धन्य भी देख लीजिए एक बार फिर से, मूर्धन्य, कि जब उच्चारण करने में आपका जो साउंड है वो कंठ तक क्या हो, गूंजेगा। तो गूंजता है अगर साउंड आपके पास में, तो इसको हम लोग बोलते हैं, और ये होता है जनरली कौन से वर्ग में, ट वर्ग में। चलिए, बाकी तो दांत के लिए होता है त वर्ग, है ना।
दंत व्यंजन की अगर बात करिएगा तो दंत व्यंजन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ग आएगा? त वर्ग आएगा। हाँ, ये देखिए बढ़िया है, यहाँ से हमें सीखना है, तो चलिए हम आंसर वाले स्लाइड में ही आपको लेके चलते हैं। क्या लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, समझिएगा यहाँ से। पहला एवं दूसरा कहने का मतलब हो गया क और ख, च और छ, समझ रहे हैं ना? ट और ठ, त और थ, इनको क्या कहते हैं? फिर आगे देखिए पूछ रहा है आपसे क्या? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, यानी ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। इसमें आपके पास हो गया ज हो गया, झ हो गया और य हो गया। फिर इसमें आपके पास ट के बाद ठ के बाद ड हो गया, ट ठ, ड और न, त थ द और न। चलिए उसी तरह से आपके पास प और फ भी तो आ सकता था ना, प फ ब भ और म। अब आपके पास क्या बच गया? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ग। जैसे इसमें सिर्फ य हो गया, अंग हो गया, इसमें य हो गया, इसमें न हो गया, आपके पास टब है तो टब लाना होना चाहिए था ना, टब लाना ये होता है ना, तो ये हो गया, तब लाना हो गया, और इसमें आपके पास में हो गया म हो गया, ये हो गया पांचवा। और देखिए क्या क्या कह रहा है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। चलिए एक और बनाते हैं। दूसरा का मतलब ख और चौथा का मतलब घ, दूसरा का मतलब छ हो गया और चौथा का मतलब झ हो गया। चलिए इसी तरह से आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ढ। चलिए ठ होगा पहले ना, उसके बाद ठ होगा, और उसके बाद हो गया चौथा का मतलब इसमें हो जाएगा ट ठ ड, और इसके बाद ढ हो जाएगा ना। चलिए ढ, उसके बाद त हो जाएगा, सॉरी दूसरा बोलना है, दूसरा बोलना है, दूसरा बोलना है, तो दूसरा बोलना है तो थ लिखना पड़ेगा, त थ द ध, इसके बाद लिखना पड़ेगा इस तरह से। चलिए उसके बाद आपको क्या बोला है? एक और होगा शायद। हुँ, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम, तृतीय, पंचम। प्रथम, तृतीय, पंचम। प्रथम, तृतीय और पंचम। चलिए इतना कम से कम रख लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण को बोला जाता है अघोष वर्ण। क्या बोला जाता है? अघोष वर्ण। अब देखिए पहला और दूसरा को अघोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि क और ख को जब बोलते हैं तो इनके उच्चारण में आपको क्या होता है ना कि ज़्यादा तो गूंजता नहीं है साउंड, और जब नहीं गूंजता है तो इसी वजह से इनको कौन-सा वर्ण बोल रहा है ये? अघोष वर्ण बोल रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो इसको ये बोल रहा है अघोष वर्ण, और हम लोग भी समझ पा रहे हैं बढ़िया से कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप, अघोष वर्ण तो होगा ही। ये हो गया आपका अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण हो गया। चलिए उसके बाद सुनिए इनकी दिल की बात, आगे क्या इन्होंने कहा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? सघोष वर्ण। यहाँ पे सघोल लिख दिए हैं, सघोष होगा। चलिए, तो इसको क्या इन्होंने नाम दिया है? सघोष वर्ण। अब ज़रा देखिए यहाँ से क्या बोल रहा था कि तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, तो बोल के देखिए ना ग, घ, च, उसके बाद छ तो ठीक है, च, छ तो ठीक लगता है। अब ज, झ, तो इसमें उच्चारण थोड़ा-सा क्या होता है ना गूंजने लगता है, और इसीलिए इसको घोष-घोष करके यानी कि बार-बार रिपीट करके हम निकाल रहे हैं, तो सघोष व्यंजन कहेंगे इनको। चलिए फिर क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ग का पाँचवाँ वर्ण को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्पप्राण। अल्पप्राण, ठीक है ना? अब देखिए पाँचवाँ वर्ण को अल्पप्राण क्यों कह रहे हैं? ज़रा-सा देखिए तो। अंग, इय, न, न, म, इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसमें अल्प यानी कि थोड़ा-सा समय लगता है, और इसमें आपका जो साउंड होता है वो नहीं के बराबर निकलता है। जैसे देखिए ना, न बोलिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, अंग बोलिएगा, अण बोलिएगा,
तो इन सभी को जब बोलते हैं तो इसमें हम लोग उतना ही फोर्ट ही नहीं लगाते हैं, बड़ा आसान से और जल्दी बोल के निकल जाते हैं, सामने वाला सुनेगा भी नहीं। इनको अल्पप्राण इसी वजह से कहा जाता है। आगे क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? महाप्राण। तो देखिए दूसरा और चौथा कहाँ-कहाँ था? यहाँ था। तो ख और घ, एक तो ये पहले देखिए आपको लग रहा है कि ख, घ, तो ख को बोलने में थोड़ा-सा साउंड ज़्यादा होता है और एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। ख, घ, है ना? छ, झ, यानी कि थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए इनको महाप्राण का संज्ञा दिया गया है। चलिए, अब हमारे पास क्या बच गया? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को अनुनासिक भी कहा जाता है। प्रथम, तृतीय और पंचम, देखिए ज़रा। प्रथम माने क, ग, घ, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, न। इसमें चूँकि थोड़ा-सा नासिका का प्रयोग हो रहा है, मतलब नाक का हल्का-हल्का सा योगदान है और इसी वजह से इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। तो इतना एक्सप्लेन करके मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको किताबों में तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको समझ में वहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए चलो मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, है ना? और नहीं आई हैं तो भाई आप इसी हिंदी वाले सर से मिलिए और उनसे बढ़िया से पढ़िए। सॉल्यूशन तो फिर वही है आपका। देखिए, कुछ लोगों का संधि में भी बहुत ही शिकायत होता है कि सर हमको संधि में पहचानने बोलते थे, हम पहचान ही नहीं पाते। तो आज हम बहुत कुछ सिखाएँगे आपको। देखिए, सबसे पहले आंसर वाला स्लाइड मैंने ले आया है। क्या लिख रहा है? अगर हम और मिला रहे हैं तो 2 स्वर मिला रहे हैं। आप ही बताइए। जब हम स्वर से स्वर मिलाएँगे और वो भी एक तरह का स्वर, तो हमारे पास हो जाएगा दीर्घ स्वर। नहीं समझ में आया तो ऐसे करिए कि अगर हम 2 को गुना करेंगे 2 से, तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 को जब को गुना करेंगे 3 से, तो हमको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। मतलब क्या होगा ना कि ये दीर्घ रूप ले लेगा। 2 और 2 जो आपका 2 अलग-अलग छोटा-छोटा था कॉम्बिनेशन, वो छोटा-छोटा लग रहा था। लेकिन उनको जब गुना कर दिया मैंने सेम चीज़ को, तो ये बड़ा गुणन हो गया। और उसे अगर हम लोग 10 गुना 10 करें, तो ये 10 कितना छोटा है। तो जब हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे, तो वो हो जाएगा क्या? 100। अब 10 गुने 10 जब हम लिखेंगे, तो 100 हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक दीर्घ संख्या हो जाती है। ऐसे याद रखना है कि जब सेम वो आपका हो जाता है साउंड, मतलब स्वर में भी ना ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ इस तरह से लेकर चलना है। कि जैसे ह्रस्व बोलिए, ह्रस्व बोलिए, दीर्घ बोलिए हैं, दीर्घ बोलिए हैं। तो इस तरह का जो आपका होगा कॉम्बिनेशन वो दीर्घ संधि का निर्माण करेगा। अब देखिएगा आपके पास में मैंने कहने का कोशिश यही किया है, इस अ के साथ अ का समायोजन, यानी कि सेम अ के साथ आ का नहीं मैं बोल रहा हूँ, अ के साथ अ सिर्फ होना चाहिए, इस तरह से। तो इसको निर्माण करने पर हमको एक दीर्घ रूप प्राप्त होता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि का हम लोग कैटेगरी में रखेंगे। अब क्या हुआ कि एक आप लीजिए ऐसा स्वर जो अलग हो और दूसरा अलग लिख लीजिए। मतलब अ के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं लिख के अ नहीं लिख करके आप ई ले लीजिए। क्या आ के साथ आप ई ले लीजिए, के साथ री ले लीजिए। मतलब खास करके और आ के साथ अगर हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये जो होता है वो गुण संधि कहलाता है। अब खुद देखिए गुण संधि इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका अलग ही गुण निकल के आता है। जैसे आप ही बताइए कि जब हम के साथ लगाएँगे ना ई रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बताइए हुआ ना गुण परिवर्तन? तो इसलिए इनको गुण संधि कहते हैं। अब देखिए का जो परिवार है अगर उसके साथ ए का परिवार जोड़ लेते हैं, ओ का परिवार, औ का परिवार जोड़ने लगते हैं, तो ये आपके पास जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो स्वरवर्ण का समावेशन है वो अलग ही हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम के साथ एक किसको रख रहे हैं? ए को रख रहे हैं। तो शायद ये जो ए होगा वो आपके पास ये हो जाएगा, मतलब व्यंजन का निर्माण हो जाएगा। वृद्धि हो जाएगा, माने स्वर वर्ण तो थे ही, ये व्यंजन बदल जाएँगे और व्यंजन में वृद्धि होने के कारण इनको वृद्धि संधि बोलते हैं। अब देखिए आगे है ई के साथ य, ई के साथ मतलब का परिवार खत्म, उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब ह्रस्व और दीर्घ ही अपना रूपांतरण कर रहे हैं अलग स्वरों के साथ आकर के। तो इनको यन संधि बोलते हैं। जैसे देखिए ई जोड़ का जब यूज़ करते हैं आप लोग, तो कई बार इसको हम लोग या भी पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं? या भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो हमारा निर्माण होता है यन संधि का, मतलब या का परिवार का निर्माण होने के कारण ही इसको यन संधि शायद कहा जाता है।
अगला में है कि अगर हम ई का परिवार नहीं लेके ए के परिवार और ए के परिवार को साथ अ के परिवार के साथ कॉम्बिनेशन जोड़ने लगे तब, तो ये आपको हो गया ना कि ये कुछ भी होने लगा। अ के साथ, ए के साथ, अ के साथ, मतलब ये अलग-अलग कॉम्बिनेशन में जब हम ले लेते हैं, अ से लेकर दे गए ई के परिवार को छोड़ के अलग कॉम्बिनेशन, तो ये आपका निर्माण अयादी कहलाता है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम अ के साथ अ लगा रहे हैं तो दीर्घ संधि था। लेकिन अगर हम हाँ, ठीक है। के साथ हम ये सेम लेटर नहीं लिख करके हम लिख देते हैं कोई दूसरा स्वर। तो ये जो आपके पास में हो जाता था दीर्घ के बाद इसमें हो जाता था आपके पास में क्या गुण परिवर्तन ना, तो इनको गुण संधि कह रहे थे आप। क्या बोल रहे थे? गुण संधि बोल रहे थे, हाँ। चलिए, उसके बाद जब हमारे पास के साथ कॉम्बिनेशन में ई भी नहीं ए आ जाए, तो ये जो आपके पास होता था ये अलग ही हो गया, ये ए का निर्माण कर दे रहा था और इसी वजह से मैंने कहा कि अरे ये तो स्वर वर्ण से आगे निकल गया, वृद्धि हो गया स्वर वर्ण में, तो वृद्धि संधि इसको कहते हैं। चलिए, उसके बाद था हमारे पास कि अब जो है आप क्या करिए कि वगैरह को छोड़िए कहानी में और उसके बाद ई को लेके आइए। किसको लेके आइए? ई को लेके आइए। तब यहाँ पर आपको हो जाएगा, यानी यहाँ तक याद रखना दुर्ग ऐसी है, दीर्घ गुण और वृद्धि संधि में हमेशा परिवार जो है वो किसका आ रहा है? का ही आ रहा है। लेकिन जब का परिवार छोड़ दे, ई का परिवार कॉम्बिनेशन में आने लगे, ई के साथ आ रहा है या दीर्घई ई के साथ में आपका आ रहा है। इस तरह से जब कॉम्बिनेशन आने लगे, तो यारा-रवा जैसे शब्दों का निर्माण होगा, इसीलिए इनको यण संधि कहेंगे। और लेकिन ई का भी साथ छोड़ दे, अब हमारे पास ए के साथ परिवार को लिखना शुरू कर दें हम, तो इसको हम बोलते हैं अयादी संधि। यानी कि जब संधि आप चेंज करते हैं, तो उसको ब्रेक करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि आपको फ्रैक्शन करने के बाद ये सब आ रहा है कि नहीं। और इसी को हम लोग माइंड कर लेंगे और इसी के फ्रैक्शन को माइंड करके हम लोग बोलेंगे कि वो कौन-सा संधि होगा। क्योंकि संधि पहचानना मुश्किल वहीं पे होता है। चलो अब देखते हैं आपको कितना याद हुआ। देखिए यहाँ पे आपको स्तंभ अ में कुछ संधि और उनका विच्छेद दिया गया है और स्तंभ ब में उनके प्रकार। चलिए एक बार आप लोग बाइंड कर लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से। विद्या अर्थी यानी इसमें आपके पास विद्या में अ का प्रयोग किया गया है और अर्थी में अ का प्रयोग किया गया है। यानी मेरे हिसाब से अगर आप बात करिएगा तो ये तो अपने आप में जो हो रहा है, सेम कॉम्बिनेशन का ही यूज़ किया गया है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं सर इसमें आ का प्रयोग और अ का प्रयोग किया गया है। यथा उचित, उचित लिखना था। हाँ, उचित ही लिखे हैं। तो यथा मतलब आ का यूज़ किया गया है और उसके साथ उ लगा दिया है। यहाँ पे देखिए तथा और एव है, यानी अ के साथ किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। इसमें अति और आचार है, यानी ई के साथ में किसका यूज़ किया गया है? अ का यूज़ किया गया है। नौ जोड़ इक है, मतलब कि अ का प्रयोग किया गया है और ई का प्रयोग किया गया है। अब आपको याद होगा कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन था आपके पास ये तो अयादी संधि के लिए था। यानी कि इसका आंसर जब करना चाहिए था तो वो अयादी संधि करना चाहिए था। जब ई और अ था आपके पास में, तो याद होना चाहिए था आपके पास यन संधि का निर्माण होता था। तो शायद इसके लिए आपको यन संधि लिखना चाहिए। जब के साथ ए का कॉम्बिनेशन था तो ये तीसरा स्लाइड था ना, तो हम लोग पढ़े कैसे थे याद होगा ना? देखिए आप कैसे पढ़े थे दीर्घ गुण और कैसे पढ़े थे देख लीजिए ना, दीर्घ गुण और वृद्धि संधि। दीर्घ गुण और वृद्धि संधि, कि जब क्वेश्चन में के साथ ए का कॉम्बिनेशन आता था तो उसको हम लोग वृद्धि संधि बोलते थे। तो के साथ ए का कॉम्बिनेशन है वृद्धि संधि है। तो शायद 3 का आंसर ये आएगा। के साथ उ का कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ स्लाइड में पढ़े थे आप। के साथ उ का कॉम्बिनेशन, यानी कि सबसे सेकंड वाला, है ना? सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो सेम-सेम लेना होता था। तो ये शायद गुण संधि में आप लोग कैटेगरी में इसको इज़्ज़त दे सकते हैं। तो इसका फिर से आंसर आपके पास में हो जाएगा गुण संधि ही शायद। उसके बाद सेम-सेम लग रहा है, तो सेम-सेम में शायद आप लोग रख सकते हैं क्या? दीर्घ संधि लिख सकते हैं, जिसका 1 होगा। चलिए एक बार फिर से देखिए ये वाला स्लाइड आंसर के साथ। देखिए, क्या हुआ आपके पास में विद्या जोड़ अर्थ, यानी के साथ का कॉम्बिनेशन लगभग रह गया है, तो ये वृद्धि संधि होना ही था। दूसरा में आपके पास में के साथ में यथा है ना? हाँ, तो के साथ में उ का प्रयोग है। तो मैंने समझाया था कि के साथ उ का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपके पास में कि आप इसके गुण को परिवर्तित कर रहे हैं ना, के साथ उ का मतलब य क्या हो रहा है आपके पास में? ओ हो रहा है। तो गुण परिवर्तन ना आ रहा ना उ रहा, तो गुण परिवर्तन का मतलब गुण संधि होगा।
अब देखिए तथा जोड़ एव है, यानी अ का कॉम्बिनेशन हम किसके साथ देख रहे हैं? ए के साथ देख रहे हैं। तो ये आपके पास में जो है वो कौन-सा कॉम्बिनेशन में बताया था मैंने आपको? फिर से इसमें भी हो गया आपका वृद्धि। आ जोड़ ए क्या बन गया? अ बन गया। अब अ बन गया तो यह वृद्धि हो गया, और वृद्धि होने के कारण ये आपका चला जाएगा किसमें? वृद्धि संधि में। हाँ। चलिए, उसके बाद देखिएगा आपके पास में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अतिजोड़ आचार, यानी कि ई के साथ अ का प्रयोग किया गया है। तो मैंने सिखाया था ना कि आपके पास में होता है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद का कॉम्बिनेशन यन और अयादि का होता है, तो ई वाला को हम यन संधि बोलते थे। इसलिए यहाँ पे यन संधि हुआ। सॉरी, 4 नंबर होगा यहाँ पे। अगला कॉम्बिनेशन है आपके पास में, जिसमें मैंने कहा था कि अ का परिवार भी छोड़ दें, ई का भी परिवार छोड़ दें और अ के साथ कॉम्बिनेशन लिखने शुरू कर दें, तो वैसे केस में हम लोगों का निर्माण होगा अयादि संधि का। अब जब भी आपको संधि विच्छेद करना है तो कृपया करके इनको याद कर लीजिएगा, और ये आपको बहुत वहाँ पे हेल्प करेंगे। यानी कि ये आपका बहुत ही हेल्पफुल आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? बाकी तो आपको आज तक संधि जब भी पढ़ते हैं सब सिर्फ डायरेक्ट कहते हैं कि अरे सिर्फ ऐसे ही मार देते हैं, अंदाज़े सही चला जाता है। नहीं, एक बार इसको पैटर्न को फ़ॉलो करके और कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हम सेशन करा देंगे कुछ-कुछ थोड़ा। चलिए एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग, अ के साथ अ का कॉम्बिनेशन ये दीर्घ रूप ले लेता है। दीर्घ रूप ले लेता है। चलिए, उसके बाद बताइएगा अ के साथ ई का कॉम्बिनेशन, अ के साथ अगर हम लोग ए है ना? दीर्घई ई का कॉम्बिनेशन ये सब रखेंगे तो ये थोड़ा-सा गुण में बदलाव ले आता है, इसलिए इसको कौन-सा संधि बोलते हैं? गुण संधि। लेकिन अगर हमारे पास अ के साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ा-सा और ज़्यादा ले आएँगे, ई परिवार की जगह ए ले आएँगे, अ ले आएँगे, ओ ले आएँगे, तो इन सभी शब्दों के वजह से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और कुछ-कुछ तो व्यंजन वर्ण जैसा फीलिंग देगा, तो वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि संधि। उसके बाद हमारा अ का काम खत्म, है ना? इन तीनों में क्या हो गया? अ का काम खत्म। अब अगर ई के साथ कॉम्बिनेशन रखने की बारी आती है, तो हमने सिखाया इसको आपको कौन-सा संधि? यन संधि। लेकिन अगर ई को भी छोड़ दीजिए और अब की बार हम लोग ए के साथ कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं, ओ के साथ कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं, औ के साथ कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं और इनके साथ अगर हम शब्दों को रखने जा रहे हैं, वर्णों को रखने जा रहे हैं, तो ये होता है अयादि संधि। अब जिस तरह से मुझे याद हुआ है, आपको भी याद होगा धीरे-धीरे। चलिए, आप लोग कारक पढ़े होंगे, समास पढ़े होंगे, वही चीज़ यहाँ समास का कॉम्बिनेशन में रखा गया है। तो आप लोग थोड़ा-सा पहले माइंड कीजिए। पूर्व पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, तो दोनों पद प्रधान का उदाहरण देखिए ना, जैसे मैंने कहा सिंपल है, ज़्यादातर खाना हम लोग क्या खाते हैं भई? तो चावल-दाल खाते हैं, तो मैंने लिख दिया ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से दाल-भात। अब इसमें दोनों प्रधान है, आप दाल ही खाली नहीं खाइएगा, भात भी खाइएगा, भात ही खाली नहीं खाइएगा, दाल भी खाइएगा। इसका मतलब है कि ये आपका द्वंद्व समास कहलाता है, तो शायद इसका आंसर सी आएगा। पूर्व पद प्रधान का मतलब है ना कि उसके बाद वाला का कोई महत्व ही ना रहेगा, है ना? पूर्व पद संख्यावाचक, आप ही बताइए, जैसे ही बोलते हैं नौसेना, तो समझ रहे हैं? इसमें ना नौ मतलब हो जाता है कि आपका जो है पानी से रिलेशन है। तो ये नौसेना उदाहरण पूर्व प्रधान वाला होना चाहिए था, कि नौसेना में हम लोगों को सेना से समझ में नहीं कुछ आ रहा है, सेना तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन नौ का मतलब नाविक, नाव में जो चलने वाले सैनिक हैं, उनको बोलेंगे। लेकिन अगर हम नौसेना जो यहाँ पे लिखे थे, उसको नौद्वार कर देते हैं, चलिए, यहाँ पे सी में जो तीसरा आपका है, इसको नवग्रह बोल देते हैं, नवग्रह बोल देते हैं, नवग्रह बोल देते हैं। इसका मतलब कितने ग्रहों का कॉम्बिनेशन? 9 ग्रहों का। तो सब पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, तो सबको पता है कि चौराहा का मतलब राहा से कुछ सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन चौ का मतलब समझ में आ रहा है कि 4। तो ये होता है पूर्व पद संख्यावाचक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन-सा समास? द्विगु समास। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, द्विगु समास। तो ये आपके पास हो जाएगा द्विगु समास। उत्तर पद का मतलब होता है कि जो पूर्व पद के बाद वाला पद होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उत्तर पद प्रधान रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तत्पुरुष समास। चलिए अब उदाहरण वगैरह देखेंगे, उसमें भी आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। पूर्व पद प्रधान का मतलब आपको मैंने बोल दिया कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं? समास कह सकते हैं। पूर्व पद प्रधान, जिसमें पहला पद आपको प्रधान होता है, उसको बोल देते हैं। जैसे यथोचित आपके पास रखा गया बाय द वे, है ना? यथा जोड़ उचित आपके पास है। क्या है? यथा जोड़ उचित।
तो यथा का मतलब हो गया सही, और उचित वर्ड आपके पास में जो लेकर के आए हैं वो तो कोई मीनिंग खास नहीं दे रहा है। यथा का मतलब जहां तक उचित है, तो ये जहां तक जो है वो खास अर्थ रख रहा है, और उचित जो आपके पास में है वो खास अर्थ नहीं रखता है, तो इसमें उसका चर्चा नहीं होगा। इसलिए हम पूर्व पद प्रधान वाले जितने भी समास होते हैं उनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं तो मैंने आपको बोला ही था कि उसके बाद है पूर्व पद संख्यावाचक, आपको मैंने कहा ही था कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, द्विगु समास होगा। चलिए, और उत्तर पद प्रधान होता है तो इसको हम तत्पुरुष समास की संज्ञा देते हैं। इसका आंसर ए होगा। हाँ, बनाइए। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि समास का मतलब होता है कि हम एक किसी भी शब्द को समझाने के लिए क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो इसी को बोलते हैं समास का अर्थ होता है विग्रह। विग्रह मतलब तोड़ना। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ओ, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ संक्षेपण होता है। हाँ, जैसे होता है ना कि नौ तारों का समूह, इस तरह से, तो नवतारा कह सकते हैं, या फिर चार राहों का समूह चौराहा कह सकते हैं। चार राहों का जो समूह हम बोल रहे हैं उसको कम शब्दों में बोलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। चलिए, कोई बात नहीं, समास का स्पेलिंग सब जगह गलत इन्होंने कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। फिर करा कि समास के पदों को अलग अलग करने को विग्रह कहते हैं, यानी समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। विखंडित जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही विग्रह होगा। जिस समास में न अथवा अन का अर्थ होता है, मतलब न का अर्थ आता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? नयन समास। न मतलब नहीं, नयन। जिस समास का बाद वाला पद शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, जैसे कार, चर, ग, ये सब, तो ये स्पेशल है थोड़ा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। जैसे होता है ना निशाचर, तो चर का मतलब कुछ खास नहीं, ठीक है ना। व्याभिचार, तो उसमें चार का मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा था आपका। रचनाकार, तो रचना शब्द यूज होगा लेकिन कार का कोई खास प्रयोग अर्थ नहीं होगा। वही कह रहा कि जिस शब्द में हम लोगों जैसे कार, चर, ज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, ये सब शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, इनका अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो इनको हम बोलते हैं उपपद तत्पुरुष, ठीक है ना। चलिए, देखिए फिर से एक बात वही है, समास का अर्थ होता है क्या चीज? संक्षेपण। समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह। जिस समास में न का अर्थ आता है उसको बोलते हैं नयन समास। जिस समास का बाद वाला पद जैसे कार, चार, ज्ञ, ये सब का यूज अगर नहीं होता है, अर्थ नहीं निकलता है, इनको उपपद तत्पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको मैंने बोला, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। चलिए, अब यहाँ से कुछ समास के उदाहरण आप लोगों को दिए गए हैं, देखिएगा। प्रतिदिन का मतलब, इसमें प्रति वर्ड का चर्चा है, दिन का कुछ खास नहीं। यथाशक्ति में शक्ति भर का अर्थ होता है, मतलब शक्ति का अर्थ कुछ खास नहीं निकला, यथा का मतलब भर हो रहा है। आजन्म का मतलब जन्म तक, रातों रात, है ना, कि रात भर में ही। अनुरूप का मतलब होता है जैसा आप चाहते हैं उसके रूप में। आमरण का मतलब होता है मरने तक। आजीवन का मतलब जीवन भर। यथासंभव, जितना संभव हो सके। तो इसमें हमेशा पूर्व पद प्रधान था, इसी वजह से शायद इनको हम अव्ययी भाव समास की संज्ञा देंगे। रसोई के लिए घर, गाय के लिए साला, पर्ण की कुटी, शोक से भरा, ऋण से मुक्त, लक्ष्य से भ्रष्ट, गंगा में उतरकर, जनता का शासन, अपने आप घटित, जल में मग्न। अब लग रहा है कि कारक का सेंस आ गया, तो कारक का जहां जहां सेंस आता है सबका सब वो तत्पुरुष समास में चला जाता है। परम है जो ईश्वर, धर्म बुद्धि, नीला है जो कमल, चंद्रमा है जिसके मुख पर, सत से भरा हुआ, पीता है जो अंबर, परम से आनंद भर से भरा हुआ, सच्चा है जो सज्जन, देश का जहां हो अंतर। मतलब ये सारे शब्दों में आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो अलग हो गया, है ना। चलिए, तो देखिए इसका आंसर के साथ ही आपको दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला का मैंने आंसर आपको क्या बताया था? अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान है। यथासंभव में यथा वर्ड का अर्थ है, आजीवन में आ का अर्थ है, आजन में आ का अर्थ है, रातों रात में रात का अर्थ है, यथाशक्ति में यथा का अर्थ है, प्रतिदिन में प्रति का अर्थ है। तो पूर्व पद प्रधान होने के कारण इनको अव्ययी भाव बोलेंगे। रसोई के लिए घर, गाय के लिए शाला, पर्ण की कुटी, जब के लिए, का, में, ये सब का हिंदी अर्थ आपको उसमें आने लगे, तो आपको समझना है कि कारक चिन्हों का प्रयोग होने के कारण इनको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यानी धारण कर रहा है अपने आप में, ये एक धारणा अपने साथ लेके आ रहा है कि परमेश्वर उसको कहेंगे जो सबसे ऊपर होगा।
धर्म बुद्धि, जिसको धर्म चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। नीला है जो कमल, यानी एक ऐसा कमल जो नीला रूप धारण। चंद्रमुख का मतलब जो अपने मुख पर चंद्रमा धारण किए हुए है। सद्भावना का मतलब जहाँ पे सच को धारण किया गया है। पीताम्बर का मतलब जो पीला कपड़ा धारण किया है। परम आनंद का मतलब जो आनंद धारण किया है। सज्जन का मतलब जो सच को धारण किया है। देशांतर मतलब जहाँ पे देश को अंतर को निर्धारित किया गया है। यानी कि जहाँ पे धारण का सेंस है वहां पे आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला में देखिए चौराहा, त्रिभुवन, पंचमी, पंचवटी, शताब्दी, 100 साल का, तिरंगा, 3 रंगों का, दोपहर, दोपहर का मतलब 2 हिस्सों का, त्रिभुज 3 भुजाओं का, अष्टाध्यायी 8 अध्याय का, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम। जहां पे संख्या आ गया वहां पे आ गया द्विगु समास। देश विदेश, देश और विदेश अलग अलग, अनुष्ठान अलग अलग, लाभ हानि अलग अलग, पाप पुण्य अलग अलग, नर नारी अलग अलग, ऊंच नीच अलग अलग, अन्न जल अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब विवाद, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब द्वंद्व समास। आंसर आपको देना पड़ेगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन में है भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे द्वंद्व समास इन्होंने ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, जितना परेशान करें करने दीजिए। द्वंद्व समास। नेक्स्ट में आपके पास बचा क्या, नीला है जो कंठ, नहीं, नीलकंठ का मतलब शंकर जी, पिनापानी सरस्वती जी, चक्रपाणी विष्णु जी, सुलोचना जिसकी आंखें आपके पास सुंदर होती हैं, चंद्रशेखर यानी कि आप फिर से वही कहिएगा शंकर जी, चंद्रमौली का मतलब शंकर जी, दशानन मतलब रावण, पंकज का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, लंबोदर का मतलब गणेश जी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है ना कि जब हम किसी भी शब्द का यूज करते हैं और उसे एक विशिष्ट अर्थ निकलता है तो इनको बहुब्रीहि समास बोला गया है। इसके बहुत ही बृहद अर्थ निकलते हैं, जो हम लोगों को नहीं याद रहेगा तो हम व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। इनको बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी सीधे सीधे कहना चाह रहा था ना कि जो हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ते हैं ना, उस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले वर्ड को, जैसे जो जल्दी संतुष्ट हो जाता है आशुतोष, ठीक है ना, इस तरह से। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो जो आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़े थे, उस सेंस के वर्ड को हम बहुब्रीहि समास में रखते हैं। चलिए, यहाँ से आपका ये अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या पूरा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। क्या लिखा है, वह ध्वनि जिनका उच्चारण एक सांस में ही होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं। आप ही बताइए, अक्षर ही ना बोलेगा। जैसे क, ख, ग एक सांस में हो गया। एक या अधिक वर्णों से, देखिए वर्णों से बनी, तो वर्णों से बना है तो शब्द होगा। जैसे क, और आप लोग यूज कर लीजिएगा ब, तो कब होगा। कब का मतलब बहन का सेंस होगा इंग्लिश भाषा में, जिसका अर्थ होता है कब का मतलब टाइम सेंस का एक वर्ड है, शब्द है, तो शब्द हो गया। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित होते हैं, सबको याद होगा कि तत्सम होता है ना, तो तत्सम हो लेंगे हम लोग यहाँ पे। आगे कह रहा था कि संस्कृत भाषा से मतलब कि है तो संस्कृत का वर्ड, लेकिन उसको अलग हमने थोड़ा सा कर लिया, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, तद्भव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत से बना शब्द तद्भव। आगे लिखा है आपके पास में कि दो या दो अधिक शब्दों का मेल, यानी कि अगर हम लोग कहना चाह रहे हैं सीधे तौर पे, कास्ट चोर, लकड़ी चुराने वाला, तो कास्ट और चोर दोनों को मिला करके हमने कास्ट चोर बना दिया, और ये आपके पास होगा यौगिक। क्लियर। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वध है जिनका उच्चारण एक ही सांस में हो जाता है उनको मैंने बोला था क्या बोलते हैं, अक्षर। एक या अधिक ध्वनियों के या वर्णों के मेल से बनने वाला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं क्या, शब्द। संस्कृत के मूल शब्द जो लाए गए हैं हिंदी भाषा में उनको हम बोलते हैं तत्सम। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं, या संस्कृत भाषा से विकृत होकर बने शब्दों को तद्भव बोलते हैं। और लास्ट में था दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनने वाला शब्द को हम रूढ़ नहीं यौगिक कहते हैं। चलिए, हाँ ये देखिए, अच्छा है आपके पास में, करा जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना, कह रहा था कि लिंग बदल जाएगा, जैसे बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, वचन का मतलब लड़का लड़के, है ना, लड़की लड़कियां, काल का मतलब वही खाता हूँ, खाता था, खाया था, खा रहा हूँ, खाऊंगा। ये, तो ये जो खाता हूँ खाता है, ये सब के शब्दों में जहाँ पे रूपांतरण होता है उनको विकारी शब्द का संज्ञा दिया गया है। जिन शब्दों पर हर स्थिति में एक ही रूप होता है, मतलब वो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे आप लोग कभी भी वह को बदल के दिखाइए तो, यह को बदल के दिखाइए तो ये अविकारी शब्द होते हैं। अब हैं को बदल के दिखाइए, नहीं बदलेगा, तो ये अविकारी शब्द होते हैं आपके।
कह रहा था कि ऐसे शब्द जिनकी बरतनी में भिन्नता होती है पर उच्चारण में ना के बराबर अंतर होता है। जैसे देखिए ना, आप बोलते हैं ना कि भाई सीता, सीता, तो इनकी बरतनी अलग होती है। एक सीता ह्रस्व ई के साथ है और एक दीर्घ ई के साथ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक सीता का मतलब आप लोग जानते हैं कि हल चलाने के बाद जो गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं, और एक सीता का मतलब आप लोग होता है कपड़ा सीता हुआ। यानी कि वही कह रहा था, जिनकी बरतनी में तो अंतर होता है लेकिन अर्थ आपका जो होता है वो अंतर होता है। बरतनी में उतना भिन्नता नहीं पता चलता है बोलने में, लेकिन लिखिएगा तो अंतर पता चलता है। तो इनको हम समानभाषी शब्द कहते हैं। इसी को समानार्थी शब्द भी कई जगह बोला गया है। समानार्थी, सुरति, संभिनार्थक शब्द भी बोला गया है इनको। आगे कह रहा था, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे भी देखिए, संकरण की भाषा जो हम बायोलॉजी में पढ़े थे, तो संकरण शब्द से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रीडिंग करने का सेंस होता है, अगर बायोलॉजिकली बात करें तो। तो ब्रीडिंग का मतलब हो रहा है कि हम लोग दो अलग-अलग प्रजातियों को आपस में है जो कि क्या करा देते हैं, संकर करा देते हैं और नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। तो वही कह रहा था, दो भाषाओं के मिश्रण से बना शब्द कहलाता है संकर शब्द। है ना? इस बार ये बीएड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था, संकर वाला जो क्वेश्चन था। चलिए एक बार फिर से रिपीट होगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पे परिवर्तन होता है, उनको कौन-सा शब्द बोलते हैं? विकारी शब्द। जिन शब्दों का हर स्थिति में एक ही रूप होता है, उसे अविकारी। कहना सीधे चाह रहा है कि जिनके रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे शब्द जिनकी बरतनी में भिन्नता होती है पर उच्चारण में ना के बराबर अंतर होता है, समानभाषी बोलते हैं। दो भाषाओं के मिश्रण से बनता है शब्द, उसको क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। चलिए, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेबल है। क्यों? क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शन देख रहे हैं, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, फारसी शब्द, अरबी शब्द। एक तो ये बाद आपका भ्रम टूटेगा कि आप हिंदी नहीं बोल रहे हैं शुद्ध। आप प्रतिदिन न जाने कितने ही तुर्की, पुर्तगाली, फारसी, अरबी शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी इंग्लिश का प्रयोग करते ही थे, आप उसके अलावा ये 4 भाषाएँ प्रयोग करते हैं, और आपको जान के प्राउड भी थोड़ा-सा हो सकता है कि अरे! हम तो अरबी जानते हैं, हम तो पुर्तगालियो जानते हैं, हम तो फारसियो जानते हैं, हम तो तुर्कियो जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के हिसाब से। देखिए, आंसर एबीसीडी है, सामने-सामने है, इसलिए आंसर मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखा है ना कि बावर्ची बोलते हैं ना, तो ये हिंदी का वर्ड नहीं है, क्योंकि हिंदी में बोला जाता है रसोई घर चलाने वाला रसोइया। तो जो बावर्ची शब्द है वो एक्चुअल में तुर्की शब्द है। बेगम का मतलब होता है आपका जो रानी होती हैं राजा की, उनको बोलते हैं। तो बेगम हम जनरली बोलते हैं, तो ये तुर्की शब्द है, जबकि हमारे यहाँ महारानी बोला जाता है हिंदी भाषा में। बारूद होता है जो ये आपका तुर्की शब्द है, जबकि हिंदी भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं शायद कुछ और ही। बंदूक जो होता है ये भी आपका तुर्की शब्द है। कूली जो हम लोग बोलते हैं रेलवे स्टेशन पर, वो भी तुर्की शब्द है। कूली के बाद कालीन जो बोलते हैं ये भी तुर्की का शब्द है। कैंची बोलते हैं ये भी तुर्की का शब्द है। चेचक है, तुर्की वर्ड है। लाश भी जो है वो हिंदी वर्ड नहीं है। बताइए, आज से आप डेड बॉडी को क्या बोलिए? अब हिंदी में बोलना तो बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए। मुगल, तोप, ये सब तुर्की शब्द था। फिर है पपीता, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प पूरा होगा। पपीता, अचार, संतरा, अनानास, गोभी, कमला। आप ही बताइए, आज तक हम लोग पपीता, अचार, संतरा, अनानास ही तो बोलते आ रहे हैं, लेकिन पता चला लीची। ये सब इंडिया का था ही नहीं, ये एक्चुअल में था जो कहाँ का था? आपका पुर्तगाल का था। एक्चुअल में यहाँ होता नहीं था ना, इसलिए ये सब शब्द ही नहीं यूज़ होता था हमारे यहाँ। तो जहाँ होता था वहाँ पर इसका नाम था, और वहाँ से जब यहाँ इसका पौधा आया तो यहाँ भी वही शब्द बोला गया। आगे कह रहा था आपका गमला, कमीज, चाबी, पिस्तौल, कमरा, अलमारी। देखिए, बंदूक बोल रहे हैं तो तुर्की हो रहा है, देख रहे हैं? और पिस्तौल बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके पास? पुर्तगाली हो रहा है। चलिए, काजू, इस्पात, कमरा भी बताइए, हम लोग रोज बोलते हैं, पुर्तगाली शब्द है। अगला है आपके पास में सौदागर। देखिए, उर्दू का फीलिंग आएगा थोड़ा सा, तो फारसी का कॉम्बिनेशन में आप ले जा सकते हैं। फिर आपके पास में है यहाँ पे चादर, मजार पे चढ़ता है। उसके बाद है चेहरा, है ना, ढका रहता है हमेशा, वो जान ही रहे हैं क्या जिससे। चौकीदार, कमीज, ये भी देखिए कमीज से दर्जी जो दिखाए जाते हैं फिल्मों में, ज्यादातर रहीम चाचा वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वहां से याद रख सकते हैं। कुर्ता देखिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए प्रिय मतलब माना जाता है पोशाक। पायजामा, जो कुर्ता पहनेंगे वही पहनेंगे। और मोजा, तो लग रहा है कि ये साज सज्जा ज्यादातर वगैरह करने का भी क्रेडिट मुसलमान वर्ग को ही जाता है। उसके बाद है सलवार, तो सलवार भी जनरली हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय में ही यूज होता है। रुमाल, ये सब भी देखिए साज सज्जा से रिलेटेड है, तो मुस्लिम समुदाय को ही दे दीजिएगा। साबुन, कुर्सी,
है ना। चूड़ी, जलेबी, हलवा, अनार, अंगूर, तनख्वा, पैमाना, ये सारे शब्द जो आज आप यूज कर रहे हैं वो कोई भी हिंदी वर्ड नहीं है, टोटल का टोटल फारसी वर्ड है। चलिए अब आते हैं अरबी शब्द में। लीजिए, आप लोग जो किताब बोलते हैं वो हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी में होता है पुस्तक। तारीख जो होता है वो आपका अरबी शब्द है, हिंदी में होता है दिनांक। औरत जो है वो भी आपका अरबी शब्द है, हिंदी में होता है महिला। लीजिए, अब शब्द जो वर्ड है खुद में वो भी आपका अरबी वर्ड है। आदमी, औरत और आदमी दोनों ही अरबी वर्ड है। अमीर, ये भी आपका अरबी वर्ड है। आदत भी अरबी वर्ड है। इज्जत भी अरबी वर्ड है। इलाज भी आप जो कराते हैं डॉक्टर के यहाँ, अरबी है। किस्मत, अब हिंदी में बोलेंगे तो भाग्य बोलते हैं। किला, इस्तीफा, इस्तीफा तो सोच ही में लग रहा होगा कि हाँ ये इंडिया का शब्द नहीं होगा। आगे है गरीब, ये भी आपका अरबी वर्ड है। इनाम, दुनिया, दिमाग, अब ये सब इतने सारे टर्म्स हैं जो कि अरबी हैं। तब इनको जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ उतना लंबे समय तक रहेगा। चलिए, हाँ ये टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप लोग बेसिकली तो जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से पूछेगा तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से संज्ञा के 3 भेद हैं। और आप सबको पता होगा कि कौन सा, बताइए। अच्छा ठीक है। एक तो आपके पास हो जाएगा, वो हो जाता है ना जिसको बोलते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो एक तो आपको पहले याद रखना है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा आपको याद रखना है गणनावाचक। और एक है जो कि आपके पास में हो जाता है अगणनावाचक। इसी को हिंदी में पढ़े थे आप लोग इस तरह से ना, इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद तो ऑलरेडी आपको पता ही था, हम क्या सिखाएंगे, 5 होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, है ना, समूहवाचक। कारक के भेद सबको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। रूप और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो जनरली हमारे पास ध्यान ये रखना है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 ही भेद बताए गए हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर बात कीजिएगा तो उसके आधार पर इसका 6 भेद बताया गया है। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम के 2 ही रूप हैं। जैसे होता है ना कि एक रूप ये है ना कि जिसका हम लोग कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि यह का परिवर्तन करके दिखाइए तो, वह का परिवर्तन करके दिखाइए तो आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन और भी टर्म है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे हम को आप कर सकते हैं। हम को क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं। तो यही जो आपके पास 2 तरह का रूपांतरण होता है, इसी के लिए कह रहा हूँ कि भाई सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे या रूप के आधार पे। तो रूप का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन करना ही ना। चलिए फिर से एक बार देखिए। संज्ञा के आपने कितने भेद पढ़े, 3 भेद पढ़े और 5 भेद पढ़े। सर्वनाम के आपने कितने भेद पढ़े, तो 2 तरह से इसको बांटे। एक होता है आपके पास में कि रूप के आधार पे अगर बात करेंगे तो ही टाइप का हुआ। और ऐसे हम लोग जानते हैं कितना तरह का, 6 तरह का। वही पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सब जो आप करते रहते हैं वो सब। चलिए अब यहाँ से आइए। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम को ही आपकी इंग्लिश भाषा में कहा जाता है पर्सन। तो ये पर्सन का मतलब तीनों होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी इसका आंसर आपको 3 तो आना ही था। मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना नहीं है, यहाँ पे आप लिख के देख सकते हैं। मौलिक सर्वनाम, जैसे देखिए प्रथम पुरुष में है मैं और हम लोग। मध्यम पुरुष में है आप। और उसके बाद जो आपके पास बचता है वो अन्य पुरुष बचता है, जिसको थर्ड पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं। पुरुषवाचक में हुआ होता है, महिलावाचक में भी हुआ ही होता है, वस्तुओं के लिए यह होता है। और उसके बाद होता है सभी का प्लूरल, क्या चीज, वे लोग होता है। ठीक है। तो मैं, हम लोग, आप, यह, वह, वे लोग। ये अभी 3 इधर 6 और एक 7 तो हो गया। इसके अलावा भी तो और भी टर्म्स होता होगा।
चलिए अब किनको-किनको याद है पता नहीं। फिलहाल इनकी संख्या 11 है, इसको देखना पड़ेगा कौन-कौन से होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो ये तो हमें याद होगा, कुछ लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जनरली इसको हम लोग 4 तरह से बाँट सकते हैं, परिमाण में, गुण में, है ना? उसके बाद मात्रा में, इस तरह से हम लोग बाँट सकते हैं और प्रयोग के आधार पे विशेषण का जब प्रयास करेगा मतलब कि टाइप पूछेगा, तो भी आपको बताना है कम से कम 4 ही। ऐसे तो विशेषण में जितना तरह का टर्म होगा, उतना तरह का विशेषण हो सकता है, तो 8 से 10 रूप भी हो सकते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया 2 तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसलिए इसमें कोई डाउट आपको नहीं। तो सबसे आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा कि मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है? चलिए, तो यही था आपका जो सेशन था हिंदी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आप इस वीडियो सेशन को बार-बार देखिए और जितना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि हाँ भाई, अगर शॉर्ट में रिवीजन करना है पूरा ग्रामर, तो एक वीडियो सेशन में रिवीजन हो जाएगा, कर लो। ठीक है ना? बाकी तो बस वही अपना-अपना पहले भला कीजिए, फिर दुनिया का भला करने का ताकत आपके अंदर आएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी वीडियो सेशन में अगली बार। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ।